साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात चल रही है कारक। कारक से पहले हमने संस्कृत व्याकरण में महावस्त्र सूत्र, स्वर व्यंजन वर्गीकरण, उच्चारण स्थान, संधि और उसके बाद शब्दरूप, धातुरूप और समास पूरे टॉपिक कर चुके हैं। और कारक में हमारा कारक का परिचय और कारक के भेद ये भी टॉपिक हो गया है और कर्ता कारक भी हमने बात इसकी भी कर ली है। ठीक है, आज हमारा अगला टॉपिक होगा कर्म कारक। ठीक है, दूसरा भेद कौन सा है? द्वितीय विभक्ति कर्म कारक वही होता है। तो आज हम इसकी आराम से विस्तार से बात करेंगे, एकदम सरल तरीके से देखेंगे किस प्रकार से सवाल बनते हैं, कैसे नहीं, कर्म कारक में कैसे कैसे उदाहरण आ सकते हैं। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। अगर आज तक आपकी कर्म कारक समझ में नहीं आया तो अब आएगा। तो दोस्तों पीछे के वीडियो हमारे संस्कृत व्याकरण जितने भी पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं आपने, तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से नीचे डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक दिया हुआ है कि संस्कृत व्याकरण के वीडियो हैं वो क्रम से यहाँ देखें। इस प्रकार से कमेंट है वो ज़रूर देखें वहाँ से पीछे के सभी वीडियो। तो शुरू कर रहे हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियो की सूचनाएँ आपके पास पहुँचती रहे। कर्म कारक, कर्म किसे कहते हैं? दोस्तों हमने कल बात की थी कर्ता कारक की। तो कर्ता कारक में कर्ता किसे कहते हैं? कोई भी कार्य करने वाला होता है उसे कहते हैं कर्ता। कार्य को करने वाला कौन है? कर्ता। अब कार्य तो करता है लेकिन क्या कार्य करता है वही होता है कर्म। कर्ता को सबसे जो इच्छित पदार्थ होता है वाक्य में, कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वही होता है कर्म। एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना कि कर्म कारक किसे कहते हैं। हिंदी में बता दो पहले कि वानर फल खाता है। वानर फल खाता है। अब वानर करता है, यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वानर। तो यहाँ पे करता वानर है। खाना मतलब खाता है, वो क्या हो गई? क्रिया। अब क्या खाता है? फल खाता है। ठीक है, जो खाता है मतलब वानर है, फलम खादति। वानर है, फलम खादति। तो यहाँ पे वानर कर्ता हो गया और खादति क्या हो गई? क्रिया। अब वानर खाता तो है लेकिन क्या खाता है, किसे खाना पसंद करता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा जो पसंद करता है, जो इच्छित पदार्थ होता है वही होता है कर्म। तो यहाँ पे क्या खाता है? फल। तो ये हो गया अपना कर्म। ठीक है, तो खाने में उसको क्या पसंद है? फल खाना पसंद करता है, सबसे इच्छित पदार्थ उसका फल है, इसलिए यहाँ पे कर्ता का कर्म क्या हो गया? फल। और ये हो गई क्रिया। ठीक है, इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार बालक पुस्तकम पठति। बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो बालक यहाँ पे करता है, पढ़ता है, जो काम है वो है क्रिया। और दोस्तों अब पढ़ने में क्या पसंद करता है? वो अखबार नहीं पढ़ता है और कुछ भी नहीं पढ़ता है, लेकिन पढ़ने में पसंद क्या उसको? पुस्तक। जो सबसे ज़्यादा पसंद करता है वाक्य में वो हो गया कर्म। ठीक है, तो कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वही होता है कर्म। और दोस्तों सबसे मेन बात यही है कि यदि आपको सबसे ज़्यादा उदाहरण वहीं से आएंगे, यदि आपको शब्द रूप आ रहे हैं तो शब्द रूप में हमने जो द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, प्रथमा में तो था रामे रामो रामा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये तो था कर्ता एक वचन। ठीक है, प्रथमा विभक्ति। और दोस्तों द्वितीय विभक्ति जितनी भी थी, रामम, रामौ, रामान, और लता में क्या थी? लता, लते, लता, लताम, लते, लता जो थी, मतलब दूसरी लाइन जो थी शब्द रूप की वो होती है कर्म के अंदर। ठीक है, तो वो आपको याद रखना, जितने भी आपको शब्द रूप याद हैं जिसमें दूसरी लाइन द्वितीय विभक्ति जितने भी रूप हैं वो कर्म कारक के अंतर्गत आते हैं। और कर्म का मतलब होता है को, कर्ता ने कर्म को, तो राम ने राम को। ठीक है, तो वानर फल को खाता है, बालक पुस्तक को पढ़ता है। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। अब परीक्षा में ज़्यादा संभावनाएं कहाँ से बनती है वो अब ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। कर्म कारक की एक सूत्र है, वो भी आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कर्तुरिप्सितम, कर्तुरिप्सितमम कर्म। कर्ता जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है वही होता है कर्म। तो यहाँ पे आपको खाली स्थान दे सकते हैं कर्म का, और यहाँ पे क्या आएगा वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। और कर्मणि द्वितीया, कर्मणि
द्वितीय मतलब कर्म में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं परीक्षा में कैसे कैसे उदाहरण और विशेष जो बातें हैं वो अब बात मेन बात जो आ गई है कर्म किसे कहते हैं, वो कर्म हमें द्वितीय विभक्ति में जितने भी रूप चलते हैं वो कर्म के अंतर्गत आते हैं, लेकिन परीक्षा में रीट के अंदर कहाँ से प्रश्न बनते हैं वो अब ध्यान देना। तो पहला सूत्र हम लेते हैं, पहला वार्तिक हम लेते हैं जहाँ से ज़्यादा संभावना बनती है परीक्षा में सवाल बनने की। दोस्तों पहला है अभितः प्रीतः समया निक्षा हा प्रतियोगी अपि। अभितः प्रीतः समया निक्षा हा प्रतियोगी मतलब कितने शब्द है देखना, अभितः प्रीतः समया निक्षा हा और प्रति, ये 6 शब्द हैं। ठीक है, इन 6 शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः प्रीतः समया निक्षा हा प्रति, ये जो 6 शब्द हैं इनके योग में हमेशा 6 जितने भी 6 शब्द हैं इनमें हमेशा इनके योग में ये होने पर हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, पहले वाले में या आगे वाले में जो भी इनसे संबंधित है। ठीक है, अब कैसे उदाहरण के मदद से समझने की कोशिश करना। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर, प्रीतः का मतलब होता है चारों ओर, समया और निक्षा इनका मतलब होता है समीप और निकट। ठीक है, हा का मतलब धिक्कार, जैसे हम दिखाते हैं शो करते हैं किसी पर हा। ठीक है, इस प्रकार से। प्रति का मतलब उसके प्रति। ठीक है, वही होता है। इन शब्दों के आधार पर होती है द्वितीय विभक्ति। जैसे अभितः किस प्रकार से पूछते हैं कि ग्रामम अभितः नद्यो वहते। ग्रामम, अब बोलने में क्या होती है कि गांव के दोनों ओर। अब जब हिंदी में हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है कि गांव के दोनों ओर नदियां बहती है, गांव के दोनों तरफ नदियां बहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम देखें गांव के, हमने पढ़ा था राम संबंध का के की, लेकिन संबंध षष्ठी विभक्ति नहीं होकर हमेशा यहाँ पर कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होती है, और द्वितीय में हमेशा कर्म होता है, कर्म कारक हो जाता है। अभितः आ गया, इसका मतलब हमेशा ग्रामम होगा। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेंगे, यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, ठीक है, और ए ऑप्शन दे दिया ग्राम है, ब ऑप्शन ग्रामस्य, स ऑप्शन ग्रामीण, और द ऑप्शन दे दिया अपना ग्रामम। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जहाँ पर अभिता आ जाए, प्रीता आ जाए, ठीक है, वहाँ पर होता है ग्रामम, द्वितीय विभक्ति हमेशा होती है, ये याद रखना है। दूसरा रूप जो होता है, दूसरी लाइन हमने शब्द रूप में पढ़ी थी वो होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ग्रामम अभितः नद्यो बहते, गाँव के दोनों ओर नदियाँ बहती है, इस प्रकार से। अभितः का मतलब तो हो गया दोनों ओर, और परितः का मतलब होता है चारों ओर। परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, विद्यालय, विद्यालयम, परितः वृक्षः सन्ति। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ठीक है, तो परितः का मतलब क्या हो गया, चारों ओर। तो इसमें हमेशा विद्यालय में कौन सा आएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और द्वितीय विभक्ति विद्यालय क्या होता है, विद्यालय, विद्यालयो, विद्यालयः, विद्यालयम। तो ठीक है, यहाँ पे द्वितीय हो जाएगी विद्यालयम। इसी प्रकार से उदाहरण पूछ सकते हैं, यहाँ पे खाली स्थान दे देंगे और विद्यालयम, विद्यालय है, विद्यालय से, और क्या होगा, तो हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। इसी प्रकार समया निक्षा का पूछ सकते हैं कि समय का मतलब समीप, निकट आदि। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, पर्यायवाची मानिए आप। तो इसका उदाहरण इस प्रकार से पूछ सकते हैं कि गृहम, ठीक है, समया निक्षा एकम उद्यानम अस्ति। कि गृह के समीप यानी घर के समीप या घर के निकट एक उद्यान है, एक बाग है, एक बगीचा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए घर के आ गया, बात कहाँ गई, का के की षष्ठी में ले जा रहा है, लेकिन हमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है और गृहम करना है। यहाँ पर भी आपको खाली स्थान दे सकते हैं, ठीक है, और पूछ सकते हैं गृहम, ग्रह, गृह्य, गृहाणी, जो भी उदाहरण दे सकते हैं ऑप्शन, और आपको हमेशा द्वितीय विभक्ति गृहम करना है। ठीक है, इसी प्रकार से पूछ सकते हैं हा का हो जाएगा हा दुर्जनम। ठीक है, क्या दे सकते हैं, हा दुर्जनम।
तो दुर्जनों पर धिक्कार है, दुर्जनों पर शोक है। इस प्रकार से हा जहां पर आ जाता है वहां अगले वाले में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। प्रति मतलब उसके प्रति, प्रति जहां पर होता है वहां पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माम दृष्ट्वा से गृहं प्रति गच्छति, मुझको देखकर वह घर की ओर जाता है। मतलब मुझको देखकर तो घर की प्रति जाता है, तो किसके प्रति जाता है, घर के प्रति या घर की ओर जाता है, तो वहां पर हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। और प्रत्यय के योग में हमेशा दोस्तों द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म कारक, कारक का नाम पूछे तो हो जाएगा कर्म कारक। तो ये आपको एक उदाहरण, आप चाहें तो ये सूत्र याद कर सकते हैं, 2 बार लिखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। अभितय परितय समय निक्सा प्रतियोगी द्वितीय। अगला वेरी इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो यहाँ पर कर्म कारक में संभावना बनती है रीट के अंदर प्रश्न बनने की, वो देखना आप। उपान वध्यांग वसय, उपान वध्यांग वसय। अब इसका क्या मतलब है वो आराम से समझना। यहाँ पे देखिए उप क्या क्या शब्द है, उपसर्ग है उप, ठीक है। उप अनु संधि हो गई यहाँ पे, कौन सी संधि, यण संधि। उप अनु अधि, यहाँ पे देखिए ए इसमें और ध, यण संधि मतलब यहाँ पे हो गई, और अधि, उप अनु अधि। और यहाँ पे आंग कौन सा है, आंग का मतलब यहाँ पे आप आ से ले सकते हैं, ठीक है। तो उप अनु अधि और आ, यदि वस धातु से पहले कोई उपसर्ग हो, ये 4 उपसर्ग हो, वस धातु से पहले उप अनु अधि और आ उपसर्ग हो। वस का मतलब होता है रहना, और दोस्तों वस धातु से पहले कौन कौन से हो, उप अनु अधि और आ हो, तो क्या करना है, हमेशा क्रिया के आधार पर हमेशा उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसे, अब देखिए हरि वैकुंठम अनुवस्ति, ठीक है। अब अनुवस्ति हो सकता है, उपवस्ति भी हो सकता है, उपवस्ति भी हो सकता है, ठीक है। आवस्ति भी हो सकता है और अधिवस्ति भी हो सकता है। मतलब वस धातु से पहले इन सभी का मतलब यही होता है रहता है, रहता है, रहता है। तो दोस्तों इसमें हमेशा कहाँ रहता है, वैकुंठ में रहता है। कायदा क्या होता है यहाँ पे, सप्तमी विभक्ति आने का, वैकुंठ में रहता है, में पेपर। इसीलिए ये प्रश्न परीक्षा में पूछते हैं, यहाँ पे मिक्स होने की संभावना ज़्यादा है कि इससे गड़बड़ हो जाती है कि आप हिंदी करके देखेंगे तो वैकुंठ में रहता है, तो आप सभी क्या करेंगे, देखते ही यहाँ पे वैकुंठे आएगा, ऑप्शन में क्या आएगा, पहला वैकुंठे, सब रामे, तो यहाँ पे वैकुंठे आएगा ए ऑप्शन। तो हम देखते क्या कर देते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन हमेशा अनुवस्ति उपसर्ग लगे हुए हो, तो पहले अनु, उप, आ और अधि, तो हमेशा हमें क्या करना है, द्वितीय विभक्ति ही करनी है। और दोस्तों यदि उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो, उपसर्ग नहीं लगा हुआ हो, सीधा ऐसे आ जाए हरि वस्ती और खालिस्तान आ जाए, आपके क्या आ जाए, हरि खालिस्तान वस्ती, हरि रहता है, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ पे आ जाए ए, क्या आ जाए, वैकुंठम, वैकुंठे, 2 ऑप्शन ही बात कर लेते हैं हम, वैकुंठे। तो हमें बात की थी यदि उपसर्ग हो तब तो द्वितीय विभक्ति करनी है, लेकिन उपसर्ग यहाँ पे नहीं आया है तो हमेशा क्या होगा, सप्तमी विभक्ति ही होगी, वैकुंठ में रहता है, ठीक है। यदि उपसर्ग दिया हुआ वस धातु आ जाए तो हमें द्वितीय करनी है, उपसर्ग नहीं लगा हुआ सीधा आ जाए वस्ती, तो हमें क्या करना है, वैकुंठे, मतलब सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है, रामे वैकुंठे। इस प्रकार से वेरी इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला सूत्र, अगला वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से है द्वितीय विभक्ति का क्रम कारक का, कि अधि सिंह इष्टासाम कर्म। अधि एक उपसर्ग का नाम है और 3 धातुएं हैं, सिंह, इष्टा और आस। सिंह, इष्टा और आस। सिंह का मतलब होता है सोना, धातु क्या बनती है यहाँ पर, रूप सेते। यहाँ पे हो जाता है तिष्ठति और इसका हो जाता है आसते। मतलब क्या हो जाता है कि सोना, ठहरना और बैठना। क्या मतलब हो जाता है, सोना, ठहरना
और बैठना, ठीक है। लेकिन इनके पहले शेते तिष्ठति आस्ते, इनके पहले हमेशा अधि उपसर्ग हो। यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ हो तो हमेशा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमने देखा था, अभी एक उदाहरण और देख लेते हैं, उसी प्रकार का है जो हमने देखा था ना, उपान वध्यांग वस उप अनु अधि आ। यदि वस धातु से पहले हो तो द्वितीय विभक्ति होती है, और उपसर्ग नहीं हो, सीधा दिया हुआ वस्ती तो हो जाती है सप्तमी। इसी प्रकार देखना, विष्णु, ठीक है, अधिशेते, खाली स्थान छोड़ देते हैं अभी, आ गया अधि तो उपसर्ग होना चाहिए, तो अधिशेते, अधिशेते हो सकता है, अधितिष्ठति और अध्यास्ते, मतलब अधिधन आस्ते अध्यास्ते, ठीक है। तो इस प्रकार से दिया हुआ हो और ऑप्शन में आ जाए, पहला ऑप्शन आ जाए वैकुंठे, मतलब सप्तमी विभक्ति। दूसरा ऑप्शन आ जाए, दो विभक्तियां देख रहे हैं हम, ऑप्शन 4 को सब दे दे, तृतीया चतुर्थी जो भी है ना, और वैकुंठम, यहाँ पे सप्तमी और यहाँ पे द्वितीया। तो हम कौन से करेंगे, यदि अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, शेते तिष्ठति और आस्ते हैं, पहले दिया हुआ हो, तो हमेशा क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा और हो जाएगा वैकुंठम। क्या हो जाएगा, वैकुंठम। और दोस्तों यदि ये उपसर्ग हटा दिए हमने, इस प्रकार से आ जाए विष्णु शेते, विष्णु शेते, इनको एक बार छोड़िए, विष्णु शेते, और अब खालिस्तान आ जाए, ठीक है, अब खालिस्तान आ जाए, और इस प्रकार से ऑप्शन दिए हुए हो, तो हर विष्णु शयन करता है वैकुंठ में, उपसर्ग हटा दिया तो अब सप्तमी हो जाएगी कि वैकुंठ में क्या होगा, वो शयन करते हैं। तो यहाँ पे यदि उपसर्ग दिया हुआ हो तो द्वितीय विभक्ति करनी है, शेते तिष्ठति और आस्ते से पहले अधि उपसर्ग हो, और उपसर्ग नहीं, केवल यहाँ पे अधि उपसर्ग हो तभी, एक ही उपसर्ग दिया हुआ है, अधि उपसर्ग हो तब तो करना है द्वितीय विभक्ति, और दोस्तों उपसर्ग नहीं हो, और दोस्तों इससे पहले को दूसरा उपसर्ग भी दे सकते हैं, अधि हो तभी हमें द्वितीय विभक्ति करनी है, और सीधा दे दे शेते तिष्ठति आस्ते तो हमें सप्तमी करनी है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान रखना है। अगले सूत्र में दो शब्द और हैं, उनको आप ध्यान रखना है। दो शब्द कौन कौन से हैं, अंतरा अंतरेण या युक्ते, ठीक है। तो इसमें दो शब्द है, अंतरा और अंतरेण। कौन कौन से हैं, एक तो है अंतरा और एक है अंतरेण, ठीक है। अंतरा का मतलब होता है के बीच, का मतलब होता है के बीच, और अंतरेण का मतलब होता है के बिना, ठीक है। ये शब्द जहाँ पर हो तो इनसे संबंधित जो भी शब्द आते हैं वाक्य में, उनमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी, द्वितीया, और द्वितीय में हमेशा क्या होता है, कर्म होता है, ठीक है। तो उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, अंतरा का मतलब क्या होता है, के बीच। तो एक उदाहरण देखते हैं, रमेश है, एक उदाहरण, अभी हम विभक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, रमेश सुरेश के बीच। अब के बीच की जगह हम क्या लिखेंगे, अंतरा, इसमें अंतरा लिख देते हैं। महेश अस्ति। अब देखिए, अंतरा का मतलब होता है के बीच, रमेश और सुरेश, च का मतलब क्या होता है और, रमेश और सुरेश के बीच महेश है, अंतरा मतलब के बीच हो गया। तो इनमें, इनसे संबंधित किन के बीच, रमेश और सुरेश, इन दोनों में हमेशा क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होगा। क्या होगा, रमेशम सुरेशम च अंतरा महेशम महेशः अस्ति, ठीक है। तो इसमें द्वितीय विभक्ति होगी रमेशम, इसमें भी द्वितीय सुरेशम। तो इन दोनों में अंतरा का मतलब के बीच, इनसे संबंधित जो भी शब्द हैं रमेश और सुरेश के बीच, इनमें दोनों में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। इन दोनों के बीच कौन है, महेश है, तो इसमें प्रथमा हो जाएगी। तो यहाँ पे होगी द्वितीय और यहाँ पर भी द्वितीय। इसी प्रकार कोई सा भी नाम दे देवे, इन दोनों नदियों के बीच, गोदावरी और यमुना के बीच नर्मदा है, तो इन गोदावरी और यमुना आएगी, इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगला होता है अंतरेण, इसका मतलब होता है के बिना। तो हो जाएगा जलम, उदाहरण देखते हैं हम, जलम अंतरेण जीवनम संभवम
नास्ति, जलम अंतरेण जीवनम संभवम नास्ति। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो अंतरेण मतलब के बिना जहाँ पर आ जाता है, अंतरेण शब्द जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर इससे संबंधित किसके बिना, जल के बिना, तो इससे संबंधित जो भी शब्द होगा इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जलम। ठीक है, इस प्रकार से अंतरा और अंतरेण हो तो हमेशा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। एक और उदाहरण जहाँ से बन सकता है द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में, एक होता है क्रिया विशेषण में। क्रिया विशेषण में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म कारक होता है। कैसे देखिए, क्रिया विशेषण कहते किसे वो देखिए। पहले क्रिया की जो विशेषता बताता है, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। जैसे बोलते हैं घोड़ा दौड़ता है तो घोड़ा क्या है, कर्ता, और दौड़ना उसकी क्रिया। घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ने की क्रिया में विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है। दौड़ने की विशेषता क्या है कि वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो तेज शब्द आया है वो एक क्रिया विशेषण है। दौड़ने की विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्रिया विशेषण। इसका संस्कृत में हम बनाते हैं जैसे अश्व है तीव्रम धावती, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण आया है इसमें हमेशा द्वितीय विभक्ति होगी। इसी प्रकार सरिता मधुरम, सरिता मधुरम गायति। सरिता मधुर गाती है या मीठी गाती है, मतलब अच्छा गाती है। तो मधुरम ये जो क्रिया विशेषण है, गाने की विशेषता क्या है कि वो बहुत अच्छा गाती है, मधुर गाती है, तो वहाँ पर हो जाता है इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण जहाँ होता है वहाँ पर कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होती है। दोस्तों द्वितीय विभक्ति कर्म कारक में ये 6 शब्द आपको याद रखने हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहाँ से संभावनाएं बनती है रीट के अंदर। ये सभी शब्द आपको देखने हैं और याद भी करने हैं। पता है कर्म कारक जो भी है वो लंबा भी है और सवाल ज़्यादा बनने की संभावना यहाँ से बनती है। कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान जितने भी हैं इनसे जो विशेष बातें होती है जो मैं बता रहा हूँ यहीं से संभावनाएं बन जाती है। इसलिए आपको अलग अलग जो सूत्र बताए हैं, अलग अलग जो नियम हैं वो आपको अलग अलग एक 2-2 लाइनें छोड़ते हुए रजिस्टर में तैयार करनी है और उनका रिविजन बार बार करना है। ऊपरी ऊपरी, अधो अधे, अधे अधि, मतलब इसका मतलब है अधि अधि, अधि प्लस अधि अधेधि। ठीक है, दिक, उभयतः और सर्वतः ये शब्द जहाँ पर हो तो इससे संबंधित शब्द में हमेशा द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, हरि लोकम द्वितीय विभक्ति लगाती है। अब आगे क्या होना चाहिए इसके पहले, ये हो सकता है ऊपरी ऊपरी, ये भी हो सकता है अधेधि, मतलब अधि अधि हो गया। ठीक है, और एक हो सकता है अधो अधे, अधो अधे। इसका मतलब हो गया हरि संसार के ऊपर ही ऊपर, बीच ही बीच में या नीचे नीचे है, मतलब हर जगह हरि है, हर जगह भगवान है। तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर, बीच ही बीच में, सबसे नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा इस लोक शब्द में। इससे संबंधित क्या है, किसके नीचे किसके बीच में, तो लोक के। ठीक है, संसार में हर जगह हरि है तो इस लोकम में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। दिक का ऐसे आ जाता है दिक दुर्जनम। ठीक है, तो दुर्जनम में हमेशा द्वितीय विभक्ति हो गई। उभयतः सर्वतः, उभयतः का मतलब दोनों ओर, सर्वतः का मतलब सभी जगह। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं जैसे कृष्णम, उभयतः भी आ सकता है। ठीक है, सर्वतः भी आ सकता है। उभयतः मतलब दोनों ओर, सर्वतः का मतलब सभी जगह। गोपहा संति, तो कृष्ण के दोनों ओर या सभी ओर गोपियां हैं। तो कृष्ण के दोनों ओर, तो इस कृष्ण में किसके दोनों ओर, किसके सभी ओर, तो कृष्ण के सभी ओर, कृष्ण के दोनों ओर में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तो वहाँ होता है कर्म कारक। कर्म कारक में लास्ट टॉपिक बचा है। और दोस्तों लास्ट टॉपिक ऐसा है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ये 16 धातुएं होती है। कितनी धातुएं, 16। अकथितम च, इसे कहते हैं अकथितम च। ये अकथितम च क्या होता है, ये 16 धातुएं जो भी है इसमें द्विकर्मक धातुएं कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, द्विकर्मक धातुएं भी कहते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग करने पर हमेशा कर्म 2 हो जाते हैं। और दोस्तों एक प्रधान कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। जैसे
हम बात कर लेते हैं दुह यानी दुहना, याच यानी मांगना, पच यानी पकना, दंड यानी दंड देना, रुद यानी रोकना, प्रच यानी पूछना। ये जितने भी धातुएं हैं, ची यानी चयन करना, ब्रु यानी कहना, जो भी है, तो दोस्तों ये जितने भी धातुएं हैं इनका प्रयोग करने पर कर्म हमेशा दो आ जाते हैं। ठीक है, तो अब दो कैसे, जैसे हम बात कर लेते हैं दंड की, दंड देता है, तो ठीक है, निर्भय चोरम सतम दंडयति। इसका मतलब क्या हो गया कि राजा चोर को 100 रुपये का दंड देता है। ठीक है, तो दंड जहाँ पर आ जाता है, ये धातु आ जाती है, तो यहाँ पे सत चोरम दोनों हैं, ये कर्म है। 100 रुपये का देता है दंड, ये तो हो गया प्रधान कर्म। ठीक है, और दोस्तों चोर को देता है 100 रुपये का, तो ये हो गया गौण कर्म। ठीक है, तो इन दोनों में ही क्या होगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और दोस्तों इन सभी के उदाहरण आपको क्या करना है, किताबों से देखना है। सभी की किताब, आपके पास जो भी रीट की किताब है उसमें ये 16 धातुएं दी हुई है और उसके उदाहरण भी दिए हुए हैं। तो वहाँ पे आप बात यही है, सभी के उदाहरण देख लो या एक के देख लो, सभी एक ही बात है। तो हमारा आज का टॉपिक है कर्म कारक, वो पूरा हुआ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया। जितना मेरे से हुआ सरल तरीका वो आपको समझाने की कोशिश की है। आप तभी आपके दिमाग में बैठेगा, अब आपको तभी ये याद रहेगा, परीक्षा में आप तभी ये कर पाओगे जब आप इनके उदाहरण हैं वो अपनी किताबों से देखने की कोशिश करेंगे और किताबों में उदाहरण देकर समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल कर्ण कारक के साथ। ठीक है, तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना और दोस्तों शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और दोस्तों चैनल पर आप नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में जो दिखाई दे बेल आइकन, उस पर ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। ठीक है, तो मिलेंगे कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।